हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। इस टाइम हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बोहर मॉडल ऑफ एटम कंप्लीट कर लिया था, बोहर मॉडल ऑफ एटम फिनिश कर लिया था। तो आज हम लोग बोहर मॉडल ऑफ एटम के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जैसा कि बच्चों बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड एक डिफरेंट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहते हैं और डिफरेंट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहते हैं विदाउट लॉसिंग एनर्जी। जब उनको बाहर से कहीं एनर्जी मिल जाती है तो एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट होने के बाद अपर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, दैट इज एक्साइटेड स्टेट में। तो वही यहाँ पे कुछ उनके पॉइंट्स हैं, वो हम यहाँ पे एक बार हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में वो पॉइंट, उन्हीं पॉइंटों से हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन होगा। तो पॉइंट हम लोग एक बार नोट कर देते हैं, फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग देखते हैं। नंबर 1, व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड, व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन, then it jumps from ground state to excited state. When energy is provided to an electron, then it jumps from ground state, that is lower energy level, to excited state, that is higher energy level. But excited state is unstable state and electron immediately come back to the previous energy level. During this phenomenon, energy is liberated in the form of radiation or electromagnetic radiation. Clear students? Number 2, this electron is instantly drops back to ground state by releasing energy in the form of radiation. इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली बच्चों बैक होता है ग्राउंड स्टेट में और इस फिनोमेना में एनर्जी को जितनी एब्जॉर्ब किया होता है उतनी ही क्या करता है, रिलीज करता है। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? रेडिएशन के फॉर्म में। क्लियर बच्चों? ये जो रेडिएशन होता है ये टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। कैसा रेडिएशन होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। रिलीज्ड रेडिएशन, द रिलीज्ड radiation is an electromagnetic radiation. रिलीज रेडिएशन क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। All electromagnetic waves have energy in the form of energy packet known as photon. जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके पास एक डिस्क्रीट एनर्जी होती है। उस डिस्क्रीट एनर्जी को एनर्जी पैकेट भी बोलते हैं या हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव all the electromagnetic waves have energy in the form of discrete packet, energy in the form of discrete packet known as photons.
वो जो एनर्जी की जो पैकेट होते हैं उनको बच्चों को क्या नाम देते हैं? फोटॉन्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फोटॉन्स। अब जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव एक वेव होती है, इनके पास वेव की प्रॉपर्टी होती है, वेव के कैरेक्टर्स होते हैं। तो वेव के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, वेव के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, एक बार हम लोग वेव के पैरामीटर बच्चों हम लोग स्टडी कर लेते हैं। वेव पैरामीटर, वेव पैरामीटर्स, ठीक है बच्चों। अब एक वेव को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारी बच्चों एक्स एक्सिस हो गई प्लस, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। तो वेव को बच्चों हम लोग इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये जो इनको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, these are also known as crest and this is known as trough। मेन पोजीशन से क्रेस्ट की जो हाइट है उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ए। तो ये भी हमारा एम्पलीट्यूड हो गया और ये भी क्या हो गया? हमारा एम्पलीट्यूड हो गया बच्चों। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट or distance between two consecutive trough is known as lambda, that is wavelength। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है इसको बच्चों क्या नाम देंगे? लेम्डा नाम देंगे। यहाँ से इस डिस्टेंस को क्या नाम देंगे? लेम्डा। तो इनके जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर में सबसे पहले नंबर 1 वेवलेंथ, वेवलेंथ इट इज डिनोटेड बाय लेम्डा। बच्चों लेम्डा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। यहाँ पे एक ट्रफ बनेगा, उस ट्रफ के बीच की डिस्टेंस या क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ लेम्डा। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest or consecutive trough। It is the distance between two consecutive crest or two consecutive trough। क्लियर? इसको हम लेम्डा से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। यूनिट ऑफ लेम्डा मीटर। ये एसआई सिस्टम हो गया। तो ये हो गया पैरामीटर नंबर ए, वेवलेंथ। क्लियर बच्चों? नंबर बी हमें देखना है वेलोसिटी ऑफ वेव। नंबर बी वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर? तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव in a given time interval। This is the distance traveled by the wave in the given time interval। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का सिंबल v होता है, इसकी यूनिट होती है यूनिट ऑफ v, मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये हो गया पैरामीटर वेलोसिटी। इसके बाद नंबर सी पैरामीटर हमारा आता है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का मतलब बच्चों ये होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी वेव पर सेकेंड पास होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स passing through a point per second is known as frequency। जो फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? न्यू से, या एफ से भी डिनोट करते हैं, दोनों सिंबल होते हैं। तो इट इज denoted by nu और f। हम लोग दोनों से डिनोट करते हैं। क्लियर? इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है या साइकिल पर सेकेंड। यूनिट हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड, दोनों में रिलेशन क्या होता है? 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज 1 साइकिल पर सेकेंड। तो ये बच्चों हो गया नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद हमारा अगला पैरामीटर है एम्पलीट्यूड। नंबर डी, एम्पलीट्यूड। नंबर डी, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम यहाँ पे स्मॉल ए से बच्चों डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने आपको डायग्राम में बताया था। एम्पलीट्यूड या तो क्रेस्ट की हाइट को या ट्रफ की डेप्थ, दोनों को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इट मीन्स वी कैन डिफाइन इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। It is the height of crest or depth of trough। या तो बच्चों क्रेस्ट की हाइट है या तो ट्रफ की क्या है? डेप्थ है। और इसकी भी यूनिट होती है, यूनिट इसकी भी हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर ही लिखते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद बच्चों जो एम्पलीट्यूड जो होता है वेव का, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ वेव। वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंटेंसिटी ऑफ वेव की क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला नंबर आता है ABCDE, वेव नंबर। वेव नंबर, इसको बच्चों न्यू बार से डिनोट करते हैं। इसको क्या लिखते हैं? न्यू बार, NEUBAR, न्यू बार। वेव नंबर, एक पर यूनिट लेंथ में जितने वेव के नंबर होते हैं दैट इज नोन एज वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेव। वेव की पर यूनिट लेंथ में जितने भी वेव प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वेव नंबर। तो इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं दैट इज नोन एज वेव नंबर। बट मैथमेटिकली इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। मैथमेटिकली क्या होता है? न्यू बार 1 बाई लैम्डा के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों। लास्ट प्रॉपर्टी, टाइम पीरियड। नंबर F,
टाइम पीरियड। नंबर एफ, टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। बच्चों एक कंप्लीट वेव होने में जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। क्लियर? टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम टेकन बाय वेव to complete one cycle, to complete one cycle। एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है, जो टाइम लैप्स होता है, जो टाइम खर्च होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इसकी जो यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। यूनिट सेकेंड। ये बच्चों कुछ पॉइंट थे किसके? वेव के पैरामीटर। अब वेव के पैरामीटर के बाद बच्चों यहाँ पे एक लॉ लगता है, उस लॉ को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स लॉ। बच्चों जो टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल भी होता है, तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड t इक्वल टू हम लोग 1/, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड 1/, फ्रीक्वेंसी। तो इसकी एक यूनिट होती है सेकेंड और हर्ट्ज इनवर्स। चाहे आप सेकेंड लिखो, चाहे आप क्या लिखेंगे? हर्ट्ज इनवर्स लिख सकते हो, दोनों ही सही है। या साइकिल पर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो, और CPS इनवर्स, साइकिल पर सेकेंड इनवर्स। तो ये तीनों ही यूनिट्स हमारी किसकी हैं? टाइम पीरियड की हैं। तो ये बच्चों थे कुछ वेव के पैरामीटर्स। वेव के पैरामीटर्स हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों ने नोट भी कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लॉ है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ बच्चों जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में कि जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन जब अपर लेवल एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी क्या करता है? रेडिएट करता है। अब बच्चों वो जो एनर्जी रेडिएट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी होती है डिस्क्रीट एनर्जी होती है, मतलब पैकेट के फॉर्म में एनर्जी होती है। उन पैकेट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। तो जो प्लैंक ने बताया एनर्जी ऑफ ए फोटॉन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी ऑफ one photon of an electromagnetic wave directly proportional to the frequency of electromagnetic wave. Frequency of electromagnetic wave। जो हम लोगों ने अभी बात किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसमें एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में होती है। तो पैकेट की जो एनर्जी बच्चों प्लैंक ने बताया एनर्जी ऑफ वन फोटॉन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज एनर्जी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट टर्म। तो E is equals to h न्यू। तो कितने फोटॉन की एनर्जी है? 1 फोटॉन की एनर्जी है। कितने फोटॉन की? 1। तो ये है एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। और अगर हमें n फोटॉन की एनर्जी बच्चों फाइंड करना हो तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। E is equals to n h न्यू। एनर्जी ऑफ n फोटॉन, ये एनर्जी किसकी है? n फोटॉन्स की है। E एनर्जी, न्यू फ्रीक्वेंसी, h यहाँ पे आया है जो कि कांस्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि इसको किसने बताया था? प्लैंक ने बताया था। तो h
Planck's constant and its value is 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। तो प्लेन कांस्टेंट की बच्चों वैल्यू होती है 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। क्लियर? अब बच्चों देखो यहाँ पे एक फार्मूला था न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। ये फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई लेमडा। तो जहां पे न्यू है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सी बाई लेमडा। तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू इज इक्वल टू एन एच न्यू की प्लेस पे सी बाई लेमडा, एन एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एन एच सी एन एच सी एंड 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू न्यू बार, न्यू बार। तो ये एनर्जी के फार्मूले हैं एनर्जी ऑफ एन प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ एन प्रोटॉन एन एच न्यू, एन एच सी बाई लेमडा, एन एच सी इंटू न्यू बार, सी स्पीड ऑफ लाइट। सी बच्चों क्या है स्पीड ऑफ लाइट। सी speed of light that is 3 into 10 to the power 8 meter per second। न्यू बार क्या था वेव नंबर, लेमडा क्या था वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन जो भी कह सकते हो। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कहाँ पहुंच जाता है हायर एनर्जी लेवल में, और हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉन फिर से कम बैक होता है प्रीवियस एनर्जी लेवल में, और जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था उतना ही रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन में। क्लियर? तो हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है ट्रांजिट हो रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। क्लियर? एनर्जी क्या कर रहा है रेडिएट कर रहा है। प्रिज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉन come back from excited state N2 to ground state N1. Presume that an electron come back from excited state N2 to ground state N1 and release energy and releases energy in the form of radiation, in the form of radiation। बच्चों मान के N2 है और ये क्या है N1, N2 N1। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम बैक होता है और ये रेडिएशन क्या करता है रिलीज करता है, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन N2 से N1 में जंप करता है और एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ क्या है लेमडा है। तो अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज करेगा दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है उसके बराबर क्या करेगा एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी ऑफ रिलीज रेडिएशन विल बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ रिलीज्ड रेडिएशन
इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिलीज रेडिएशन इज इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स n2 एंड n1. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स n2 एंड n1. तो बच्चों हम n2 और n1 में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हम नोट कर लेते हैं. जो दोनों में एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम नोट कर लेते हैं. दैट इज एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1. और बच्चों याद करो लास्ट टाइम पे जब हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ाया था तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फार्मूला मैंने बताया था. एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर. तो माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस माइनस. एनर्जी हमारी माइनस में होती है तो बच्चों हमें माइनस में लिखना पड़ेगा. माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस फिर माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर. ये बच्चों लिख लिया. अब E2 माइनस E1 को हम लोग क्या लिखेंगे? एनर्जी डिफरेंस दैट इज डेल्टा E. तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो गया? ये माइनस माइनस प्लस हो गया. इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे. ये हो जाएगा हमारा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर. डेल्टा E बच्चों डेल्टा E के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? hc बाई लेम्डा. hc बाई लेम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों n1 n2 डिफरेंट है, n1 n2 डिफरेंट है तो बाकी सारी चीजें हम लोग क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं. तो कॉमन में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर इनटू ये z स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया z स्क्वायर. बच्चों क्लियर? अब बच्चों xc को अगर हम इधर पहुंचा दें तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन लेम्डा और 1 अपॉन लेम्डा को न्यू बार बोलते हैं इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन h क्यूब c h क्यूब ये जो भी है h क्यूब c इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर. बच्चों तो ये 1 अपॉन लेम्डा इज इक्वल्स टू न्यू बार इज इक्वल्स टू ये जो 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 h क्यूब c है ये पूरा का पूरा बच्चों कांस्टेंट है. इसमें सबकी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू आंसर विल कम 109678 109678 z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर. क्लियर बच्चों? ये जो यहाँ पे नंबर आया है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिडबर्ग कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट. तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कम बैक होता है या जंप करता है या डी एक्साइट होता है
तो उन दोनों के बीच में वही एनर्जी रिलीज होगी जो दोनों ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस होता है। एनर्जी का डिफरेंस हमेशा आप लिखेंगे E2 minus E1, that is En2 minus En1, and energy of nth orbit is minus 2 pi square m k square z square e to the power 4 upon n square h square at the place of n. We can write here n2 square and here n1 square. Now after solving this equation will come. और ये इक्वेशन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो नंबर आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इसके प्लेस में लिखते हैं कैपिटल R is equal to 109,678 रिडबर्ग कांस्टेंट और इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स को जब हम लिखेंगे मीटर इनवर्स में तो 1.09 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 2 पावर ऊपर में प्लस में हो जाएगी तो 5 टू कितना हो जाएगा 7 तो 1.09 इंटू 10 पावर 7 ये क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो सेंटीमीटर इनवर्स में बच्चों ये लिखना और मीटर इनवर्स में क्या लिखोगे 1.09 इंटू 10 पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद बच्चों हम लोग हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। बच्चों यहाँ पे हमें 7 लाइनें बनानी पड़ेंगी। वन टू थ्री फोर 5 6 इक्वल डिस्टेंस पे बनाना है। 7 n equals to 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन जो जंप कर सकता है डी एक्साइटेशन में वो 7 से 1 में 6 से 1 में 5 से 1 में 4 से 1 में 3 से 1 में और 2 से 1 में। इस सीरीज को बच्चों को नाम देते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या नाम देते हैं, लाइमन सीरीज। अब इलेक्ट्रॉन हमारा n = 7 से 2 में आ सकता है, 6 से 2 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है और 3 से 2 में आ सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बामर सीरीज। बामर सीरीज। तो लाइमन हो गई, बामर हो गई। बामर के बाद n = 3 में 7 से 3 में आ सकता है, 6 से 3 में आ सकता है, 5 से 3 में आ सकता है, 4 से 3 में आ सकता है। लाइमन हो गया, बामर हो गया, इसको हम बोलते हैं पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज। पास्टन की बात बच्चों 7 से 4 में आ सकता है, 6 से 4 में आ सकता है और 5 से 4 में आ सकता है। इस सीरीज का बच्चों नाम है ब्रेकर सीरीज। लाइमन बामर पास्टन ब्रेकेट। ब्रेकेट सीरीज। लाइमन सीरीज हो गई, बामर हो गई, पास्टन हो गई, ब्रेकेट हो गई। फिर पीफन सीरीज। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पी फंड सीरीज। और लास्ट में इसको हम लोग नाम देते हैं हम्फ्रे सीरीज। HUMPHREY हम्फ्रे
सीरीज। तो इतनी सीरीज बच्चों बताई गई एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। लाइमन सीरीज बच्चों जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। जो बामर सीरीज होती है वो होती है विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन, और ये कहां पे पाई जाती है? फार इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। अब बच्चों ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, इसको अगर हम किसी स्पेक्ट्रल पेपर पर ऑपरेट करें तो वहां पे एक लाइनिंग बन जाती है, जैसे ग्राफ के पेपर पे लाइनें बन जाती हैं। तो वो हर लाइन एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव शो होती है। इनको बच्चों आपको याद करना है। याद करने का मतलब ये हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट में डिसाइड हो रहा है तो n1 की वैल्यू 1 लेना है, n2 2 लेना है। 7 से सेकेंड में आ रहा है तो n1 2 लेना है, n2 सेकेंड लेना है। कहने का मतलब n1 की वैल्यू हमें लो लेना है, n2 की वैल्यू में क्या लेना है? ज्यादा लेना है। तो जब भी इस चीज को हम किसी स्पेक्ट्रल पेपर पर अगर ऑपरेट करते हैं तो स्पेक्ट्रल पेपर पर बच्चों एक ग्राफ बन जाता है, और वो ग्राफ क्या होता है? हर एक लाइन एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने को शो करती है। हर एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने को शो करती है, और हर इलेक्ट्रॉन अपना अपना जिस अलग अलग जंप करेगा तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो हर लाइन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट to lower orbit, when electron transits from higher orbit to lower orbit, it produces one spectral line. It produces one spectral line on spectral paper. स्पेक्ट्रल पेपर एक ग्राफ जैसा बच्चों पेपर होता है, उस पे एक लाइन प्रोड्यूस हो जाती है और हर लाइन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को डिनोट करती है। मान लो मेरे पास ये स्पेक्ट्रल पेपर है, ये हमारा क्या है? स्पेक्ट्रल पेपर। स्पेक्ट्रल पेपर, अब इसमें लाइनें कुछ बनी होंगी, तो जो हर लाइन है एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेवलेंथ को शो करती है। ईच लाइन ऑन स्पेक्ट्रल पेपर, ईच लाइन ऑन स्पेक्ट्रल पेपर, ईच लाइन ऑन स्पेक्ट्रल पेपर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ signify a particular वेवलेंथ। हर लाइन क्या डिनोट करती है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को बच्चों डिनोट करती है। द स्पेक्ट्रल पेपर, द स्पेक्ट्रल पैटर्न, द स्पेक्ट्रल पैटर्न फॉर एवरी एलिमेंट इज ए, फॉर every element is a characteristic fingerprint, characteristic fingerprint of that element, of that element. The spectral pattern for every element is a characteristic fingerprint of that element. बच्चों ये हुआ कि हर एलिमेंट के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती है। तो जब अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती है
तो हम उनको देख के हम पता लगा लेते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट है, सेम एलिमेंट नहीं है। जैसे फिंगरप्रिंट से हमें पता लग जाता है, मतलब हम सेपरेट कर लेते हैं, जो भी हमें पता लगाना होता है पता लगा लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे स्पेक्ट्रल पेपर पे भी है, स्पेक्ट्रल लाइन हर एलिमेंट के लिए अलग अलग प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा if final destination orbit is n is equals to 1, if final destination orbit is n is equals to 1, then all the wavelength are collectively called लाइमन सीरीज। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज ऑफ वेवलेंथ, लाइमन सीरीज ऑफ वेवलेंथ। I repeat, if final destination orbit is n is equals to 1, then all the wavelength are collectively called Lyman series of wavelength। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी वेवलेंथ या अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, और अपर किसी भी एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में n is equals to 1 में आ रहा है, तो वो सभी लाइनें किस में आती है? हमारी लाइमन सीरीज में आती है। कहने का मतलब n1 की वैल्यू जब 1 होगी तो सीरीज कौन सी होगी बच्चों? लाइमन सीरीज होगी। अब हम यहाँ पे बाकी सीरीज के लिए एक हम टेबल के फॉर्म में हम लोग बच्चों बना लेते हैं इसको, जिससे हमें आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेम ऑफ सीरीज रीजन n1 n2। सबसे पहले कौन सी है? लाइमन सीरीज, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेट, पीफंड, लास्ट में क्या है हमारी? हम्फ्रे। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेट, पीफंड और हम्फ्रे। तो बच्चों ये तो लाइमन तो यूवी रीजन में होती है, ये विजिबल रीजन में होती है, ये इंफ्रारेड रीजन में होती है, इंफ्रारेड रीजन में होती है, इंफ्रारेड रीजन में होती है, और ये फार इंफ्रारेड रीजन में होती है। लाइमन सीरीज में बच्चों n1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यूस बढ़ती जाती है। बामर सीरीज में n1 की वैल्यू 2 होती है, n2 जो है 3, 4, 5 उसके ऊपर की वैल्यू होती है। पास्चन सीरीज में n1 हमारा 3 होता है और n2 4, 5, 6 ऐसे कंटिन्यूस बच्चों होता रहता है। ब्रैकेट में n1 4, फिर n2 5, 6, 7, n1 5, 6, 7, 8 n2, इसमें n1 हमारा 6 होता है, n2 7, 8 ये कंटिन्यू बच्चों होता है। तो इसमें बच्चों हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे ऐसे। तो लाइन बनाने के बाद ये हमें टेबल के फॉर्म में हमें मिल जाएगी, और इसके बाद इसको हम लर्न कर लेंगे। लर्न करने के बाद अभी भी हमने आपको एक फार्मूला बताया था 1/λ = r × z², 1/n1² - 1/n2²। तो वहां पे हम लोग इस टेबल से n1 और n2 की वैल्यू पुट कर लेंगे, और n1 और n2 की वैल्यू पुट करने के बाद बच्चों हम लोग वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इस टेबल के नीचे एक बार हम लोग को फार्मूला फिर से लिख लेंगे 1/λ या न्यू बार r z², 1/n1², 1/n2², where
n1 लेस देन n2। मतलब n1 हमें छोटी वैल्यू लेनी है और n2 कौन सी लेनी है, बड़ी वैल्यू लेनी है। क्लियर बच्चों? तो टेबल हम लोग बना लेंगे, याद कर लेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। आर रेडबर्ग कांस्टेंट है बच्चों, हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो टेबल बना लेना, इनको याद कर लेना, फिर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर अपने आप हो जाएंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n+1 ऑर्बिट से n ऑर्बिट में जंप कर रहा है, कहां से कहां जंप कर रहा है? n+1 से n में। जैसे 5 से 4 में, 6 से 5 में, 7 से 6 में, तो जो लाइन फॉर्म होती है उनको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम, इफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स from n+1 to n orbit, कहां से कहां? n+1 to n orbit, then the formed lines, then the formed lines are called, then the formed lines are called first line of series, first line of series. I repeat, if an electron transits from n+1 to n orbit, then the formed line, एक लाइन बनेगी, the formed line is called first line of series. Clear students? Next point है, अगर इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, if electron transits from n equals to infinite, if electron transits from n is equals to infinite to, कहां से? infinite, n is equals to infinite to nth to nth, then this is called limiting line of series, then this is called limiting line of सीरीज। उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग लाइन ऑफ सीरीज बोलते हैं। तो अगर इनफाइनाइट से n में आ रहा है तो लिमिटिंग लाइन ऑफ सीरीज, और अगर n+1 से n में आ रहा है तो हम लोग क्या नाम देंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। क्या नाम देंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर वो डिफरेंट एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, क्लियर? इफ ए सैंपल व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम, if a sample when electron transits from several different higher orbits, several different higher orbits to several different higher orbits to lower orbit, then the number of spectral lines formed, then total number of spectral lines formed, total number of spectral lines formed is equals to n2 minus n1, n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 divided by 2। ये हमारा फार्मूला होगा, n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 divided by 2। तो बच्चों एक तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है?
अपना दूसरा फार्मूला है, उसमें ये है कि अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, क्लियर, इफ इलेक्ट्रॉन transits from n orbit to ground state, then total number of spectral lines is equals to n minus 1 upon 2. n minus 1 upon 2. तो ये बच्चों आज का हमारा हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको आप सही से पढ़ लेना एक बार, और जहां पर जो भी समझ में ना आए पूछ लेना। इसके आगे हम लोग अगले टर्म में पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक डुअल नेचर ऑफ मैटर। थैंक यू, वेरी गुड।